गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कोलाइड के बारे में पढ़ा था कि कोलाइड क्या होते हैं और थॉमस ग्राम के आधार पे पदार्थ दो प्रकार के थे, जो विस्तृत हो सके वो क्रिस्टलोइड था और जो विस्तृत नहीं हो पाए वो कोलाइड थे। फिर आधुनिक मत के अनुसार कई पदार्थ अलग अलग विलायक में दोनों की तरह व्यवहार कर सकते थे, जैसे अन्य Cl का जलीय विलयन क्रिस्टलोइड था, लेकिन जैसे ही उसको बेंजीन में घोला हमने और वो कैसा हो गया, कोलाइड हो गया। इसी प्रकार साबुन का जलीय विलयन कोलाइड था, लेकिन अगर उसको एल्कोहल में घोला गया तो वो कैसा था, वो क्रिस्टलोइड था। तो इसके आधार पे आधुनिक मत आया और उन्होंने साइज के आधार पर या आकार के आधार पर तीन प्रकार की पदार्थ की अवस्थाएं बताई थी। हमने पढ़ा था वास्तविक विलयन, जिनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, निलंबन, जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। उसके दोनों के बीच की एक अवस्था थी, उसको हमने नाम दिया था कोलाइड, और पूरा चैप्टर अपना उस पर चलने वाला है। तो कोलाइड में हमने कहा जिनका आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा हो लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटा हो। दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षेपण माध्यम, एक परिक्षिप्त प्रावस्था। प्रावस्था अर्थ है जो कम मात्रा में ली जाए, माध्यम का अर्थ जो अधिक मात्रा में लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि अलग अलग विलायक के आधार पे कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए गए, जैसे जल यदि माध्यम है तो उसको हमने हाइड्रोसोल कहा था, यदि बेंजीन है तो बेंजोसोल कह देंगे, एल्कोहल है तो एल्कोसोल कह देंगे, और यदि वायु है या एयर है तो उसको एरोसोल कहेंगे। आज अपना टॉपिक रहेगा कोलाइड के प्रकार। आज तीन अलग अलग आधार दिए गए हैं, उसके आधार पे हम कोलाइडों के प्रकार पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है कोलाइड प्रकार, कोलाइड के प्रकार। तो तीन आधार मैं कह रहा हूं। तो सबसे पहला आधार परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, प्रावस्था का अर्थ समझ गए, जो कम मात्रा में ली गई है। बहुत ही ध्यान से समझनी है ये चीज़ें। मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था कि पूरा अब चैप्टर कोलाइड पे रहेगा, तो उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था व माध्यम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पे तो हम देखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, इनकी भौतिक अवस्था क्या है, यानी द्रव है, गैस है, ठोस है, उसके आधार पे कोलाइडी विलयन देखो कितने प्रकार के हैं। तो मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ, क्रम संख्या। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ प्रावस्था की प्रावस्था कौन सी होगी। प्रावस्था मतलब परिक्षेप्त प्रावस्था। फिर माध्यम, और फिर यहाँ हम लिख देते हैं तंत्र, यानी कोलाइडी तंत्र का नाम कि कौन सा है। कई बार नाम दे दिया जाए, पूछ लिया जाए इसमें कौन सी प्रावस्था होती है। फिर यहाँ रहेंगे उदाहरण, तो उदाहरण आप देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें 8 प्रकार के विलीन होंगे प्रावस्था। मान लो गैस, दूसरी भी क्या है, गैस। 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। दूसरा भी क्या है, गैस। तीसरा है द्रव, चौथा है द्रव, पांचवा भी है द्रव, यानी प्रावस्था द्रव। छठा है ठोस, सातवां ठोस, और आठवां भी क्या है, ठोस। तो आपको पूछ लिया जाए परिक्षिप्त प्रावस्था और माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोलाइडी।
अब देखो गैस है उसको द्रव में, माध्यम क्या हो सकता है, द्रव। यानी हमने क्या लिया, पानी लिया, उसमें कोई गैस घोल रहे हैं, ठीक है। फिर ठोस लिया, उस पर गैस अधिशोषित करा रहे हैं। फिर वापस अब हमने गैस ली है, ठीक है। फिर द्रव लिया है, फिर हमने वापस क्या लिया, ठोस लिया, लाइन से लिख रहा हूँ। फिर वापस गैस, द्रव और ठोस। इन चीज़ों को ध्यान से समझे, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले हमने क्या लिया, द्रव लिया, ठीक है। उसमें द्रव में क्या घोल रहे हैं, गैस घोल रहे हैं, द्रव में गैस, ठीक है। पानी लिया, उसमें कोई गैस घोल रहे हैं, तो उसको कहेंगे फोम। कोलाइडी तंत्र का नाम हो जाएगा फोम, या इसको कहते हैं झाग, फोम या झाग। उदाहरण है सोडा वाटर, सोडा वाटर, गर्मी का मौसम अभी, तो सोडा वाटर आप सभी जानते होंगे, जैसे स्प्राइट है, ड्यू है, स्प्राइट क्लियर है, ड्यू, डर के आगे जीत है, थम्स अप 50 रुपये में भी दुकान से, सब जानते हैं ना सोडा वाटर। तो सोडा वाटर वो है, उसमें क्या होती है, जल है, जल में CO2 गैस भरी होती है, तो द्रव में क्या है, गैस। सोडा वाटर ले लो, समुद्री झाग ले लेंगे, एक एक उदाहरण एक बार समझिए। दूसरा है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि नाम दे दिया जाएगा फोम या झाग, उसमें परिचित माध्यम क्या होगा और प्रावस्था क्या होगी। तो आपको क्वेश्चन के आधार पर माध्यम लिखना है द्रव और प्रावस्था लिखनी गैस। यहाँ पूछ लिया जाएगा कि फोम या झाग का एक उदाहरण दीजिए, तो सोडा वाटर, समुद्री झाग, फेंटी हुई क्रीम, 3-4 उदाहरण आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, या तो ये दे दिया जाएगा, इसका उदाहरण पूछ लेगा, या आपको पूछ लिया जाएगा प्रावस्था और माध्यम क्या होंगे। अगला है ठोस लिया है, उस पर क्या जोड़ रहे हैं, गैस जोड़ रहे हैं। अब बताओ ठोस पे गैस, तो उसको क्या कहेंगे, ठोस फॉर्म। जैसे इसको द्रव फॉर्म कह सकते हैं, इसको ठोस फॉर्म, या झाग को फॉग भी कहते हैं, ध्यान रखना फॉग, ठीक है। क्या चल रहा है इंडिया में, फॉग चल रहा है, वो भी कह सकते हैं, ध्यान रखना फॉर्म। तो फॉर्म का उदाहरण आपको केक, ठोस में गैस, बेकरी वाले CO2 वगैरह, CO2 मीठा सोडा डालते हैं जिसके कारण फूल जाती है, बड़े बनाते हैं उसमें भी केक। स्टाइरिन रबड़, या रबड़ याद रख लो, प्राकृतिक जो रबड़ है ये, तो ठोस है, उसमें गैस को घोला। अगला है गैस, उसमें हम घोल रहे हैं द्रव। गैस है, उसमें हम क्या घोल रहे हैं, द्रव घोल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, गैस में द्रव और द्रव में द्रव। देखो हमने कल पढ़ा था, यदि माध्यम गैस होता है, वायु होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एरोसोल। तो उसको क्या कहेंगे, एरोसोल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एरोसोल। गैस में द्रव, हवा है उसमें पानी घुला हुआ है, उदाहरण देखो आप खुद ही, बादल, हवा में पानी है, बादल है, कोहरा। तो महत्वपूर्ण उदाहरण है बादल। तो क्वेश्चन बादल का आ सकता है कि बादल किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, तो एरोसोल, गैस में द्रव। अगला है द्रव द्रव। द्रव द्रव का नाम है, जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, पाइस, इंग्लिश में इसको कहते हैं इमल्सन। द्रव लिया, उसमें द्रव घोल दिया, पानी में पानी घोल है, द्रव में द्रव। जैसे दूध, दूध में दो होती हैं, एक तो वसा होती है, एक जल होता है, तो दूध महत्वपूर्ण उदाहरण ध्यान रखना, दूध, ठीक है। ये क्या, एक प्रकार का पाइस है। ठोस है, उसमें द्रव, ठोस उसमें द्रव, उसका उदाहरण बताएं, देखें, ठोस में द्रव। तो एक ठोस पदार्थ ले लें और उसमें द्रव डाल दें, तो ठोस पदार्थ क्या हो सकता है भाई, उदाहरण याद नहीं आ रहा है, चलो एक बार देखते हैं। गैस है, उसमें ठोस घुला हुआ है, ठोस में द्रव को कहते हैं जेल, जेली खाइए,
वो होता है ठोस में द्रव, ठोस में द्रव वो कहलाता है जेल। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है यहाँ से, बोर्ड में आ चुका है, ठोस में द्रव या द्रव में ठोस, इन दोनों से कि जेल क्या होती है। तो जेल का अर्थ होता है ठोस प्रावस्था, उसमें क्या घुला हुआ है, द्रव घुला, उसको कहेंगे जेल। तो उदाहरण जेमी, जेल जेमी है तो जेल ही कहते हैं, जेल जेमी, ये सभी क्या हैं, उदाहरण किसके हैं, जेल के। अब देखते हैं, बात करते हैं गैस में ठोस, गैस है उसमें ठोस घुले हुए हैं, तो इसको कहेंगे, जैसे यहाँ एरोसोल का आता है, यहाँ ठोस एरोसोल कह देंगे, यहाँ ठोसों के एरोसोल कह देंगे, ठोसों के एरोसोल, ठोसों के एरोसोल। उदाहरण है धुआं, महत्वपूर्ण उदाहरण धुआं। क्वेश्चन आ चुका है कि धुआं किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, या इसमें माध्यम क्या होता है। तो धुएं में माध्यम तो गैस है, और प्रावस्था क्या होती है, ठोस होती है। द्रव में ठोस, सोल, बोर्ड में क्वेश्चन आया है, सोल और जेल में मुख्य अंतर लिखिए, सोल और जेल में मुख्य अंतर लिखिए। तो सोल और जेल में देखो मुख्य अंतर, सोल में माध्यम द्रव है, जबकि जेल में माध्यम क्या होता है, ठोस। ठीक है, सोल में प्रावस्था ठोस है, जबकि जेल में प्रावस्था क्या होगी, द्रव, उल्टा एक दूसरे का। इसलिए कन्फ्यूज़न जहाँ रहता है वहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन कन्फर्म बनते हैं। ये बोर्ड में आ चुका है। तो यहाँ सोल, सोल मतलब पानी लिया, उसमें कोई ठोस, ठोस का मतलब धातु। तो यहाँ धातु का कोलाइडी विलयन कोई सा भी धातु नहीं, तो धातु के कोलाइडी विलयन, धातु के कोलाइड विलयन। या यहाँ पर हम लिख सकते हैं सोने का सोल, चांदी का सोल, एयू पीटी प्लेटिनम का सोल, वो सभी इसमें आ जाएंगे। और लास्ट बचता है ठोस में ठोस, और ठोस में ठोस, तो ठोस में ठोस को क्या कहते हैं, इसको कहेंगे ठोस सोल, है तो सोल ही, लेकिन क्या कहेंगे, ठोस सोल कहेंगे। और मिश्र धातु, मिश्र धातु, नाम सुना ना, मिश्र धातु, दो धातुओं का मिश्रण, जैसे पित्तल, पित्तल है, कांसा है, तो पित्तल में क्या होता है, पित्तल में क्या होता है, कॉपर और जिंक, कांसा कॉपर और टिन, ऐसे सोल्जर, पीबी जिंक, सॉरी लेड और टिन वेल्डिंग करने के काम आती। तो मिश्र धातुएं या हीरे रत्न जो भी हैं, वो सभी किस में आ जाएंगे, ठोस। अब आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि हमने 8 लिखी, 9 क्यों नहीं लिखी, कि सर द्रव में द्रव को घोला, ठोस में ठोस को घोला, गैस को गैस में क्यों नहीं घोला। पहला कि यहाँ गैस गैस लिखा, द्रव द्रव, तो यहाँ गैस में गैस भी घोल सकते हैं। तो गैस में गैस का जो विलयन होता है वो वास्तविक विलयन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनकी जो अलग अलग प्रावस्थाएं हैं उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक विलयन में दोनों प्रावस्थाओं को, यानी एक ही प्रावस्था अलग अलग नहीं देख सकती, भले ही आप कितना ही महीन यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ले लें फिर भी आप नहीं देख पाएंगे। वही है गैस में गैस, क्या आप अलग अलग देख पा रहे हो गैसों को कि कौन सी गैस कहाँ है, नहीं। इसलिए गैस प्लस गैस, गैस प्लस गैस का मिश्रण कैसा होता है, वास्तविक विलयन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 8 ही प्रकार होंगे। विलयन अगर हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, वहाँ 9 पढ़ेंगे। सॉल्यूशन विलयन तो 9 होंगे, लेकिन कोलाइडी विलयन की बात करें तो 8 होंगे। तो ये अपना पहला आधार था कि कोलाइडी विलयनों का प्रकार परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा देखते हैं, दूसरा है बी, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल के आधार पर दूसरा आधार है बी, अपना बी आधार रहेगा परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य
आकर्षण बल के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर। तो आकर्षण बल के आधार पे दो प्रकार के होंगे, एक तो होंगे द्रव स्नेही, द्रव स्नेही या जिसको द्रव रागी कहते हैं। दूसरा इसमें होगा द्रव विरोधी, द्रव विरोधी या द्रव विरागी। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दो प्रकार के होंगे आकर्षण बल के आधार पे, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो द्रव स्नेही किसे कहेंगे? द्रव स्नेही का मतलब है प्रावस्था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परिक्षिप्त नहीं लिख रहा हूँ। प्रावस्था व माध्यम के मध्य आकर्षण अधिक, आकर्षण अधिक। तो नाम से ही पता चल रहा है स्नेही, स्नेह रखने वाले, और स्नेह रखेंगे उनमें आकर्षण रहेगा ही। तो यहाँ है आकर्षण अधिक और यहाँ हम कह देंगे आकर्षण कम। आकर्षण तो है लेकिन बहुत है कम। तो ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अत्यधिक आकर्षण हो, उसे हम कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। दूसरा है द्रव विरोधी। तो ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बहुत कम होता है, उसे हम कहेंगे द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही अब बनाना है, द्रव स्नेही बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, आसानी से बनाए जा सकते हैं, आसानी से घोल कर बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। यानी एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको कह दे स्टार्च का कोलाइडी विलयन, इसका उदाहरण है स्टार्च, जिलेटिन, क्योंकि उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा, गोंद। तो इन सब का द्रव में कोलाइडी विलयन, यानी पानी लिया उसमें स्टार्च पाउडर घोलना है, बहुत आसान है। पानी को गर्म किया, उसमें पाउडर डाला, घुल गया, कोलाइडी विलयन तैयार है। अपना प्रैक्टिकल है 3 नंबर का, ये करवाएंगे तो आपको आ जाएगा। स्टार्च, जिलेटिन पाउडर, गोंद, पिसा हुआ गोंद, उसको घोलना है, घोल देंगे तो आसानी से घोल कर बनाए जा सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ मैं उदाहरण लिखूँ, सोने का सोल, सोने का सोल, यानी धातु के जो सोल होंगे, Ag का सोल, Pt का सोल, धातु का सोल बनाना है, यानी पानी में धातु को घोलना है। सीधे घोल के थोड़ी बना लेंगे, ऐसे घोलते तो ये सोने की चेन वगैरह पहनते हैं, घुल जाएगी पानी में, गायब कि रात तो पहनी थी, सुबह स्नान किया, पता नहीं कहाँ गई, भूल गई, ऐसा नहीं है। तो सोने का सोल है, Ag का सोल है, वो है द्रव विरोधी। भाई दोनों में आकर्षण थोड़ी है, नहीं है ना। तो इनको कैसे बनाया जाएगा? विशिष्ट विधियों द्वारा, विशिष्ट रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। विशिष्ट रासायनिक विधियों द्वारा। इनको आसानी से घोलकर बनाया जा सकता है, जबकि इनको बनाने के लिए विशिष्ट रासायनिक विधियों की आवश्यकता होगी। अगला, ये स्वतः स्थायी होते हैं। स्वतः क्या होते हैं? स्थायी, मतलब इनको घोल के बनाए तो स्थायी है अपने आप ही। ये क्या होते हैं? स्थायी कारक डालना पड़ता है, स्थायी कारक, यानी इसमें कुछ पदार्थ डालना पड़ेगा। जैसे सोने का कोलाइडी विलयन बनाना है तो उसमें क्योच डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्थायी कारक डालना। यह हम कहें ये अस्थायी होते हैं, यह हम कहें कम स्थायी होते हैं, कम स्थायी, ठीक है, कम स्थायी। ये तो आसानी से स्थायी घोल के बनाते हैं, ये क्या होते हैं? कम स्थायी। ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये क्या होते हैं? उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सबल। पहले एक उत्क्रमणीय से पहले एक चीज़ और
ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ, इतना ठीक है। स्थायी होते हैं ऊपर। यहाँ इसकी बात करें कौन सा था, दर्वसनी, दर्वसनी, दर्वसनी और दर्व विरोधी, ठीक है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ ये स्थायी स्वयं होते हैं। स्कंदन एक शब्द है, स्कंदन, आगे डिटेल पढ़ेंगे तो आप शॉर्ट में ध्यान रखें स्कंदन क्या होता है। स्कंदन का अर्थ है कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होना, यानी परिक्षिप्त परावस्था और माध्यम दोनों घुले हुए, अगर उसमें कुछ ऐसा पदार्थ डाल दिया जाए जिससे क्या हो कि जो प्रावस्था है, माध्यम तो रहे पानी लेकिन प्रावस्था नीचे बैठ जाए, ठीक है। जैसे दूध है उसको अम्ल वगैरह डालकर खट्टा किया जाता है, फाड़ा जाता है, जैसे छन्ना बने है ना, तो पानी तो रहेगा, वो ऊपर आ गया है ना छन्ना छन्ना, उसकी बात करें वो स्कंदन, नीचे बैठना, तली में बैठना, परिक्षिप्त प्रावस्था का तली में बैठना स्कंदन है। स्कंदन नहीं किया जा सकता। स्कंदन करने के लिए विद्युत अपघट्य की, यानी कुछ पदार्थ डालना पड़ेगा, विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा की आवश्यकता, अधिक मात्रा की आवश्यकता, अधिक मात्रा की क्या होगी, आवश्यकता। और यहाँ क्या है, कम, ठीक है, यहाँ कम डालना पड़ेगा क्योंकि पहले से लड़ाई हो रखी है। ये दो भाई हैं या दो दोस्त आपस में लड़ रखे हैं और दो में ज़्यादा प्रेम है, तो उनको अलग करना है प्रेम वालों को, तो ज़्यादा कुछ ना कुछ लोचा डालना पड़ेगा उनके मध्य, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पहले से लड़ाई है, छोटी सी बात की उसने तेरे लिए ये कहा, बस दोनों क्या होंगे, भिड़ने लग जाएंगे। तो वो द्रव विरोधी में क्या, थोड़ा सा विद्युत अपघट्य डाला, जैसे आग में घी डालने वाला काम थोड़ा सा करना है, यहाँ अधिक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, ये होते हैं उत्क्रमणीय। तो हमने क्या किया, प्रावस्था और माध्यम को अलग अलग कर दिया, ठीक है, प्रावस्था और माध्यम को अलग अलग कर दिया, स्कंदन का मतलब अलग करना था। अब उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है कि अब यदि ये प्रावस्था जो नीचे बचा था, भाई तली में बैठ गया, अब उसको यदि माध्यम में वापस घोल दिया जाए तो वापस क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन बन जाएगा। यानी पानी है उसमें वापस वो आपको प्राप्त हुआ ना अवक्षेप नीचे, उसको वापस घोल दें तो क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन बन जाएगा। यानी दो दोस्त थे, उनमें स्नेह प्रेम ज़्यादा था, थोड़ी सी अनबन किसी ने कर दी तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए लड़ाई हो गई, लेकिन जैसे ही वो आपस में मिलेंगे वापस, थोड़ी देर के लिए चले गए, लेकिन जब भी वो आमना सामना होगा उनका तो वापस वो क्या हो जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, उत्क्रमणीय हैं, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पहले से लड़ाई चल रही है, किसी ने विघटन डाला तो लड़ाई और ख़तरनाक हो गई। अब मान लो वो वापस आमने सामने होंगे तो कोलाइडी विलयन मुश्किल है, यानी दोस्ती मुश्किल है, लड़ाई होनी है वहाँ। तो ये कैसे होंगे, अनुत्क्रमणीय। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो आप इस समझें, आज का अपना टॉपिक था पहला तो कोलाइडी विलयन के प्रकार, जिसमें हमने पहला ए पढ़ा था, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के आकार के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हमने वहाँ देखा थी 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की भौतिक अवस्थाएं। दूसरा हमने पढ़ा भौतिक अवस्था प्रावस्था व माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर कि आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है तो उसको कहेंगे दर्वसनी, और आकर्षण का मैं तो उसको कहेंगे द्रव विरोधी। तो दर्वसनी था इसलिए इसको आसानी से घोल कर बनाया जा सकता है, जबकि द्रव विरोधी को बनाने के लिए विशिष्ट रासायनिक या अप्रत्यक्ष विधियों की आवश्यकता होती है। ये आसानी से घोल के बनाए गए इसलिए स्वतः क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, इसमें कुछ न कुछ स्थायी कारक डालना पड़ता है। इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता, इनके लिए अधिक विद्युत अपघट्य की मात्रा चाहिए। इनका आसानी से क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, इसलिए विद्युत अपघट्य की कम मात्रा की आवश्यकता होती है।
ये एक बार स्कंदित होने के पश्चात पुनः कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, यानी जब इसको माध्यम में घोला जाएगा तो कोलाइडी विलयन बन जाएगा और ये नहीं बन पाता। इसको उदाहरण हमने पढ़े थे, स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन का कोलाइडी विलयन, यहाँ धातुओं के कोलाइडी विलयन या सोने का सोल, ये थे अपने कोलाइडी विलयन। एक प्रकार और बचा है, वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।